नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अंग्रेजी में कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जिसका हिंदी अर्थ है कि देरी से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको मिला हुआ न्याय भी अवैध हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? दरअसल हुआ यह है कि एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को लेकर अपने एक फैसले में यह कहा है कि रेरा अधिनियम की धारा 45 के मुताबिक एक चेयरमैन और 2 सदस्यों का जो स्ट्रक्चर है वो होना ही चाहिए। सभी सदस्यों की उपस्थिति, सिग्नेचर के बिना पास हुए फैसलों पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं, यहां तक कि उन्हें अवैध भी कहा है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि कम से कम मध्य प्रदेश में रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल से पास हुए उन फैसलों पर जिन पर सभी सदस्य शामिल नहीं थे या आदेश पर सभी के हस्ताक्षर नहीं थे, उन्हें चुनौती दी जा सकती है। मामला गंभीर है क्योंकि इस आदेश का हवाला देकर देश भर के रेरा से पास हुए फैसलों को अटकाने का एक रास्ता मिल गया है। पूरा मामला विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और लीगल एक्सपर्ट के जरिए ऐसे में घर खरीदारों को कहां सावधान रहने की जरूरत है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महादेव बिरला, रेरा एक्सपर्ट, और निपुण सिंह भी, ये भी रेरा एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करेंगे आपका महादेव जी और निपुण जी। मेरा पहला सवाल महादेव जी आपसे होगा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है जिससे एमपी अपीलेट ट्रिब्यूनल से पास हुए आदेशों पर दिक्कत हो सकती है? जीएस एंटरप्राइज वर्सेस योगेश अग्रवाल, इस जजमेंट में 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि डिसाइड किए गए हैं। इस जजमेंट के मुताबिक 3 मेंबर्स का, चेयरपर्सन और एक टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर का होना कंपलसरी है। उनके बिना अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो वो जो डिसीजन है वो मान्य नहीं होगा और वो जजमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण आदेश इस मैटर में दिया गया है। दूसरा, जो इस जजमेंट में डिसीजन आया है कि क्या जो चेयरपर्सन है रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल मेंबर को डायरेक्शन दे सकते हैं ऑर्डर साइन करने का या नहीं करने का। और तीसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया गया है इसमें, वो ये है कि अगर 2 मेंबर ने किसी केस की सुनवाई की है और उसमें अगर किसी एक मेंबर ने साइन किया है ऑर्डर पर, तो क्या वो ऑर्डर मान्य होगा या नहीं होगा। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर ये जजमेंट जो है वो आया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। निपुण जी, आपके पास आएंगे, आपसे समझेंगे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप उन फैसलों पर जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का और जजमेंट आया है जो बिरला जी ने अभी बताया। वो जजमेंट ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के अंदर जब तक 3 मेंबर नहीं होंगे तब तक ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन लीगली वैलिड नहीं होगा। इसी बेसिस पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि अगर ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होने चाहिए और 3 मेंबर ही केस को सुन सकते हैं। अगर 3 मेंबर ने केस को नहीं सुना है तो वो केस इटसेल्फ, कोई भी डिसीजन जो उस केस में लिया गया है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। तो जितने भी केसेस पिछले 5 सालों में हुए हैं अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, वो सारे इस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जजमेंट से इंपैक्ट रहेंगे क्योंकि वो वॉइड हो जाएंगे डे 1 से। सो जो फैक्ट्स है, जो मेरिट्स है, जिसके ऊपर कंप्लेनेंट जाता है कोर्ट रिलीफ के लिए, वो रिलीफ एक तरीके से वापस नलिफाई होके 0 पे आ गई, वापस डे 1 पे आ गई। ठीक है, तो क्या सरल शब्दों में हम ये मानकर चलें कि रेरा आने के बाद से जितने भी आदेश अपीलेट ट्रिब्यूनल से जारी हुए हैं जिनमें जजों की पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, उन सभी को चैलेंज किया जा सकता है? जी, हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई भी ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल ने पास किया है वो 3 मेंबर से कम लोगों ने पास किया है, 2 ने किया है या 1 ने किया है, इन दैट केस इस ऑर्डर के हिसाब से वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर कोई भी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो कोई भी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में अगर इस जजमेंट का रेफरेंस देके वैलिडिटी चैलेंज करेंगे तो निरस्त हो जाए। तो महादेव जी, ये तो भारी संकट हो गया कि उन घर खरीदारों के लिए जिन्होंने इस दौरान रेरा से पक्ष में फैसला पाया है, उन घर खरीदारों के लिए क्या रास्ता है अब, ताकि फिर उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े? ये एमपी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे ऐसा डिसीजन लिया गया है कि अगर सिंगल जज या 2 मेंबर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो अमान्य होगा। लेकिन अगर उसको चैलेंज नहीं किया जाता है पर्टिकुलर फोरम में, तब तक इस बात पे डिसीजन लेना कि वो जो जजमेंट पास किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी और उसका कितना, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कितनी दिक्कत आएगी,
वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह के मामलों पर अगर चैलेंज होता भी है तो कहां चैलेंज होगा? वापस अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये मामले आएंगे या फिर हाई कोर्ट में इस पर कार्रवाई होगी? जी, अगर ऐसा कभी भी कोई लीगल मुद्दा आता है जिससे कि बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठ सकता है, तो वो कोई भी मुद्दा लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को रिलाय करें और फॉलो करें तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्डर अपेलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है वो जीरो कर देगा। लेकिन इसके लिए किसी भी पार्टी को जो उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहती है ट्रिब्यूनल के, उसको रेलेवेंट हाईकोर्ट में जाके उसको निरस्त करवाना पड़े, क्योंकि अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं है कि उन्होंने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो खुद ही उस ऑर्डर को रिव्यू कर ले या खुद ही उस ऑर्डर को वापस ले ले। वो पावर केवल एक हायर फोरम में, जो कि इस केस में हाई कोर्ट है। ठीक है, एक और बात समझाइए कि मौजूदा वक्त में जिन मामलों पर सुनवाई हो रही है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उनका क्या होगा? तो सर, इस ऑर्डर के हिसाब से कोई भी पर्सन, वन ऑफ द लिटिगेंट, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो बिल्डर हो, अगर ये मुद्दा रेज करता है बेंच के सामने कि बेंच कंप्लीट नहीं है और जब तक कि ट्रिब्यूनल की बेंच कंप्लीट नहीं हो तब तक सुनवाई नहीं हो सकती, तो बेंच उस मैटर में आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। और ऐसा सिमिलर मुद्दा कुछ सालों पहले एनसीएलटी में भी आया था। जब, जैसा कि रेरा अपेलेट ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर है, वैसे एनसीएलटी में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 2 मेंबर होने चाहिए, एक जुडिशियल और एक टेक्निकल। वो पहले टेक्निकल मेंबर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और केवल जुडिशियल मेंबर ही एनसीएलटी की बेंच को चला रहे थे। उसी समय मैंने भी एक पीआईएल गुजरात हाईकोर्ट में फाइल की थी, ये चैलेंज किया था कि जब लॉ बोलता है, एक्ट बोलता है सेक्शन 413 कि 2 मेंबर सुनने चाहिए तो एक मेंबर नहीं सुन सकता, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। तो और बाद में ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिया कि मिनिमम 2 मेंबर ही उस केस को सुन सकते हैं अगर लॉ कहता है तो अगर हम उस केस पे रिलाय करें और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाएं तो भी यही कंक्लूजन आएगा कि 3 मेंबर के बिना अगर कोई सुनवाई अपेलेट ट्रिब्यूनल करता है तो किसी भी मूवमेंट पे अगर उस केस को चैलेंज किया जाए, उस मैटर को हाईकोर्ट में लेके जाया जाए, तो हाईकोर्ट उस मैटर को क्वैश कर देगा फ्रॉम जीरो। सो वापस से सुनवाई 3 मेंबर के सामने ही लीगल मानी जाएगी। महादेव जी, यानी ये तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। जो पास हो चुके ऑर्डर हैं उन पर चैलेंज का खतरा है, जो मामले सुने जा रहे हैं अधूरी बेंच में उन पर एक तरह की रुकावट लग जाएगी। रेरा का सेक्शन 44 कहता है कि 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर इससे पेंडेंसी बढ़ेगी, तो क्या न्याय मिलने में और देरी नहीं होगी? ठीक बराबर दीपक जी, अगर यही सिचुएशन बनी रही तो जो ग्राहकों को, जो कस्टमर्स को न्याय मिलना चाहिए उसमें देरी होती रहेगी। और जिस पर्पज के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो रेरा कानून लाया गया है वो पर्पज कभी पूरा हो नहीं पाएगा, या ऐसा कह सकते हैं उसको पूरा होने में और समय लगेगा। निपुण जी, इस दौरान जो रेरा में शिकायत करने की तैयारी में थे उनको क्या करने की जरूरत है? उन्हें रेरा का रुख करना चाहिए या उपभोक्ता फोरम में या फिर दूसरी कोर्ट का रुख करना चाहिए? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता है, जो होम बायर है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बहुत सारे चैलेंजेस में अब ये कंक्लूड किया है कि एक होम बायर रेरा के अंदर भी जा सकता है, वही होम बायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो एक फोरम में जाके कंप्लेन करता है तो दूसरे फोरम से वो बाहर हो जाएगा। वो दोनों रेमेडी साथ में कर सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रेरा एक बेटर रेमेडी है और फास्टर रेमेडी है। कंज्यूमर रेमेडी है बट वो प्रोसेस स्लो चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कंज्यूमर फोरम में भी जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसमें भी जितने मेंबर्स होने चाहिए उतने मेंबर्स पैन इंडिया अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। तो रेरा एक बेटर रेमेडी है, पर दिक्कत यहाँ क्या आ रही है कि रेरा ऑर्डर पास कर देता है और रेरा के ऑर्डर को अगर कोई भी लिटिगेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज करता है, अपेलेट ट्रिब्यूनल जो आज तक फॉर्मेशन में, अपॉइंटमेंट में वैसे ही देरी चल रही थी, जहां अपॉइंटमेंट हुआ और मामला लंबित था, ऑर्डर आ गया या मामला लंबित है, वो अभी बैक टू जीरो हो गया। बिकॉज ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट जो कि सही है, जिसने लॉ को इंटरप्रेट किया है सही से कि अगर 3 मेंबर होने चाहिए तो 3 मेंबर ही सुनवाई करेंगे। तो इसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सही मामले में नहीं हो रहा।
स्पिरिट में नहीं हो रहा, लेकिन इस जजमेंट के बाद अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए जहां पे भी वैकेंसी है अपॉइंटमेंट करे, वरना जितनी भी मेहनत करी है कंज्यूमर्स के लिए वो सारी मेहनत वापस जीरो हो जाएगी। निपुण जी, रेरा स्टेट लॉ है, हर राज्य में प्रैक्टिस में फर्क है, प्रक्रिया अलग है। ऐसे में सभी राज्य एक सी प्रक्रिया अपनाएं और एमपी हाईकोर्ट के फैसले से पुराने मामलों पर दिक्कतें ना आए, ऐसे में क्या करने की जरूरत है? जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है रेरा की, जिसमें कि सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट रेरा को क्लोजली मॉनिटर करती है उस कमेटी के थ्रू, उसको ये मुद्दा इमीडिएटली एक्शन के लिए लेना चाहिए कि जहां जहां ट्रिब्यूनल में वैकेंसी है वहां वहां ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी करे, ताकि जो रेरा का असली मकसद है वो पूरा कि ऑर्डर्स आए और उपभोक्ता को रिलीफ मिले वो कंप्लीट हो सके। महादेव जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, यही पॉइंट है कि जितने भी, और अगर कोई बेंचेज जो कि बनी हुई है वो बेंचेज, क्योंकि कहीं स्टेट्स में अगर हम बात करें तो देर आर वहां पे एक से ज्यादा बेंचेज का गठन किया गया है, तो जो बेंचेज है वो बेंचेज में तीनों मेंबर्स, चेयरपर्सन, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर तीनों हो, ऐसी पूरी व्यवस्था वहां की जो सरकार है उसको करनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनको जो निर्णय मिला है उसका सही तरीके से अनुसरण और पालन किया जा सके। बिल्कुल ठीक। जिन लोगों को निर्णय मिल चुका है उसको लेकर दिक्कतें ना हो, जो मामले सुने जा रहे हैं उनकी रफ्तार बढ़े, जहां जजों की बेंच पूरी नहीं है, जहां वैकेंसीज हैं उन्हें भरने पर काम तेज हो, और इसमें सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी अहम रोल निभा सकती है। आवास मंत्रालय को भी इसमें दखल देने की जरूरत है कि अगर कानून कहता है कि फैसले पर सभी जजों की सहमति जरूरी है तो इस पर ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर पुराने फैसलों को अटकाने की कवायद शुरू हो जाए। बहरहाल रेरा ने बीते सालों में तमाम अच्छे फैसले दिए हैं, ग्राहकों के हाथ मजबूत हुए हैं, जिन्हें और मजबूती देने की जरूरत है। निपुण जी और महादेव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान रेरा से आया हुआ एक ऐसा फैसला जो अलॉटीज की नींद उड़ा सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में अब रुख करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। ये खबर उन घर खरीदारों के लिए बहुत अधिक गौर करने वाली है जो लोग राजस्थान में घर खरीद चुके हैं, खरीदने वाले हैं। दरअसल अभी सितंबर में राजस्थान रेरा ने एक मामले में पेमेंट डिफॉल्ट करने वाले अलॉटी की शिकायत को खारिज कर दिया। यही नहीं, क्योंकि अलॉटी का होम लोन चल रहा था तो राजस्थान रेरा ने वित्तीय संस्थान को भी लोन बंद करने का निर्देश दिया। ये अपने आप में पहला मामला है। पहले होता ये था कि घर खरीदार के पास बिना शर्त अपनी रकम वापस मांगने का अधिकार था, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता घर खरीदार की एडवांस रकम भी जब्त हुई है, शिकायत भी खारिज हुई और रेरा ने खुद लोन भी बंद करवाया। यानी एग्रीमेंट टू सेल में दी गई नियम शर्तों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है, ये आपको आज के शो में हम बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको क्या सावधानियां रखने की जरूरत है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रांशुल चोपड़ा, जो इस मामले में डेवलपर की ओर से केस लड़े हैं। प्रांशुल, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रांशुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि डेवलपर्स मनमाना एक तरफा एग्रीमेंट बना देते हैं, लेकिन अगर अलॉटी की तरफ से डिफॉल्ट हो तो भारी पेनल्टी लगा देते हैं, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलॉटी की तरफ से भी डिफॉल्ट्स होते हैं, लेकिन अब जैसा कि राजस्थान रेरा ने बिल्डर को एक तरह से डिफॉल्ट अलॉटी को लेकर नया नियम दे दिया है, तो उसकी बारीकियां क्या है वो बताइए। दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। पहले ये दिक्कत आ रही थी रेरा में कि अलॉटीज रिफंड के लिए आते थे। बिल्डरों की तरफ से यह आर्गुमेंट रहता था कि सर ये डिफॉल्टिंग अलॉटी है, इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए हमने इनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल, लॉ क्लियर है इसका काफी टाइम से, कि एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल एक कोर्ट ऑर्डर से ही कैंसिल हो सकता है। तो बिल्डर अपने स्तर पे अगर अलॉटमेंट कैंसिल भी कर दे तो भी वो अग्रीमेंट टू सेल सबसिस्ट करता था, और न्यूटेक जजमेंट ये कहता है कि अलॉटी का अनक्वालिफाइड राइट है रिफंड का। राजस्थान रेरा ने ये इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इस डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज किया, और अप्रैल के महीने में एक एजेंडा पास किया, एक अपनी मीटिंग में एक एजेंडा नंबर 7 पास किया, जिसमें ये बोला कि अगर कोई ऐसा अलॉटी है
जो जेन्युइनली डिफॉल्टिंग अलॉटी है, तो प्रमोटर सेक्शन 11(5) का इस्तेमाल करते हुए एक सेक्शन 31 के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर वो ये प्रूव करने में सक्षम रहे कि वो जेन्युइनली डिफॉल्टिंग अलॉटी है, तो रेरा ने ये एक पावर का इस्तेमाल करते हुए ये बोला कि हम उस अग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल कर देंगे। साथ साथ ही में रेरा ने ये भी बोला कि ये एक्सरसाइज जो है, क्योंकि एक टाइम बाउंड मैनर में है, तो ये एक्सरसाइज हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको करेंगे, ये जो पूरी नोटिस इशू करते हुए और कंप्लेंट का डिस्पोजल है। और एक और चीज जो रेरा ने इसमें बोली कि अगर फाइनेंसिंग बैंक जो है वो होम लोन को फोरक्लोज नहीं करता है, तो इन दैट केस रेरा विल डायरेक्ट द फाइनेंसिंग बैंक कि आप ऐसे डिफॉल्टिंग अलॉटी का होम लोन फोरक्लोज करें। प्रांशुल, एक तरफ अलॉटी का रिफंड को लेकर अनक्वालिफाइड राइट है, दूसरी ओर राजस्थान रेरा ने एजेंडा नंबर 7 के तहत डेवलपर्स को एक तरह से ताकत दे दी है कैंसिलेशन की। पहले तो ये बताइए कि डिफॉल्ट की परिभाषा क्या है रेरा के मुताबिक, और एक अलॉटी अगर ना चाहकर भी डिफॉल्ट करने की स्थिति में है तो कैसे बचे? इसमें 2 एस्पेक्ट हैं दीपक जी। फर्स्ट, कि क्या डिफॉल्ट, किस कैटेगरी ऑफ केसेस को डिफॉल्ट बोला जाएगा, और दूसरा कंज्यूमर्स को अब क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस केस में डिफॉल्ट है क्या? डिफॉल्ट एक्चुअली ये है कि या तो अग्रीमेंट में डिफाइंड हो डिफॉल्ट, तो हम जो यूजुअली अग्रीमेंट्स देखते हैं उसमें 2 पेमेंट अगर टाइम से नहीं की गई है उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, या 2 पेमेंट कंप्लीटली या पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो वो भी डिफॉल्ट की श्रेणी में आता है। काफी बार हम ये देखते हैं कि अलॉटी पार्ट पेमेंट कर देता है, पार्ट पेमेंट नहीं करता है, वो भी डिफॉल्ट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर अग्रीमेंट में कोई और शर्तें दी हुई है डिफॉल्ट की, तो वो भी एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में अग्रीमेंट टू सेल जो है वो सर्वोपरि हो जाता है, उसकी शर्तों के अनुसार ही डिफॉल्ट आएगा। अदरवाइज जो अथॉरिटी है उसका डिस्क्रेशन काम आता है कि एक्चुअली में क्या डिफॉल्टिंग होगा या नहीं होगा। दूसरा जो केस है कि अलॉटीज इससे कैसे बचें। काफी बार क्या होता है, यहां पे भी हमने देखा है, जेन्युइनली जो बिल्डर है वो समझ लीजिए उन्होंने 5 माले की या 10 माले की बिल्डिंग बनानी है और 5 माले तक ही काम कंप्लीट हुआ है, पर सबवेंशन स्कीम में वो 8वें माले का भी पेमेंट मांग लेते हैं। उस केस में काफी बार अलॉटीज जो हैं उनको, क्योंकि ऑन साइड दिख रहा है कि 8वें माले तक काम नहीं हुआ है, तो वो पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। इस केस में अब अलॉटीज को जो ध्यान रखना है कि अग्रीमेंट टू सेल तो उनको ध्यान से एग्जीक्यूट करना ही करना है, पर अगर वो किसी सही कारण की वजह से भी अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको रिटन में एक कम्युनिकेशन जरूर करना है बिल्डर के साथ। प्रांशुल, ये अहम बात बताई आपने कि अगर डेवलपर्स अपने प्रॉमिस पूरे नहीं कर रहा है और आप इस आधार पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बिल्डर के साथ लिखित में कम्युनिकेशन जरूर करें, ईमेल करें, नोटिस दें, लेकिन लिखित में दें ताकि लीगल प्रोसीडिंग में आप मजबूती के साथ अपनी बात रख पाएं। नहीं तो डेवलपर्स आपको डिफॉल्टर घोषित करके अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मतलब हर एक घर खरीदार के लिए। और कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रांशुल इसमें? इसमें एक और चीज जो काफी अहम है वो ये है कि अभी तक न्यूटेक जजमेंट से, जो मैंने पहले भी बोला, न्यूटेक जजमेंट से अलॉटीज की एक अनक्वालिफाइड राइट थी फॉर रिफंड या डिले इन पोजेशन। इस जजमेंट, जो ये राजस्थान रेरा का जजमेंट आया है, इससे एक नई लाइन ऑफ थॉट आया है कि ये राइट जो है ये अनक्वालिफाइड है इन केस आपने सारी चीजें सही से की हो। अगर अलॉटी कहीं पे भी डगमगा जाते हैं, अगर अलॉटी कहीं पे भी रिटन कम्युनिकेशन करने में असफल रहते हैं और उसके कारण से बिल्डर, क्योंकि काफी बार बिल्डर्स जो हैं उनके पास लीगल टीमें हैं, बिल्डर्स जो हैं उनको लॉ की नॉलेज होती है, पर एक इंडिविजुअल अलॉटी को उतनी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। पर
आपके शो के माध्यम से काफी अलॉटीज जागरूक होते हैं, काफी अलॉटीज अवेयर होते हैं कि क्या लॉ है। तो उनको अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी कम्युनिकेशन बिल्डर से करें वो आप रिटन में करें। आपकी जो अनक्वालिफाइड राइट है उसमें भी कुछ लूपहोल्स आ सकते हैं अगर आप रिटन कम्युनिकेशन ना करें तो। बिल्कुल, यानी हर घर खरीदार को यह बात बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है कि रिफंड आपका अनक्वालिफाइड राइट जरूर है, लेकिन उस स्थिति में जब आपने अपने हिस्से का पेमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक किया हो। डेवलपर अगर एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आप उनसे लिखित संवाद करिए, उसके बाद पेमेंट रोकिए, नहीं तो आप पर ये उल्टा पड़ सकता है। बिल्डर अपनी गलती को आप पर मढ़ सकता है, आपको ही डिफॉल्टर साबित कर सकता है। अब जैसा कि रेरा वित्तीय संस्थानों को भी निर्देशित कर सकता है आपका लोन रोकने के लिए, तो आपको भी मुस्तैद रहने की जरूरत है। प्रांशुल, आपका शुक्रिया करेंगे इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।